हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान एक बड़ा प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वो है मेंस आंसर राइटिंग। उनके पास वो टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, प्रिपेयर भी कर लेते हैं, बट आंसर लिखते वक्त उनके दिमाग में वो पॉइंट्स नहीं आते। और जो डिमांड है सिविल सर्विसेज एग्जाम का कि मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए, आप सारे एंगल्स को कवर करके वो आंसर लिखना चाहिए, वो उनको नहीं आता। तो ये जो प्रोग्राम हम अभी कौशल आईएएस ने स्टार्ट किया है वो एक गाइडेंस प्रोग्राम की तरह होगा, जो कि आपको मेंस में जो आता है आपका क्वेश्चन, उसमें जो आंसर लिखना होता है वो कैसे लिखना है, वो जो मतलब आंसर राइटिंग जो स्किल है वो कैसे आपको डेवलप कर सकते हैं, इसमें मदद करना है ये जो वीडियो सीरीज आएगा उसका मेन ही है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया है, मैंने न्यूज से ही जो न्यूज में होता है जनरली, हम उसी एक टॉपिक को उठा लेंगे और उस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन खुद से बना लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको कोशिश करेंगे मल्टी डायमेंशनली कवर करने का। ठीक है, तो रिसेंटली आपने न्यूज में क्या सुना होगा कि अंडमान और निकोबार आइलैंड बहुत न्यूज में चल रहा है, तो मैंने उसी पे एक क्वेश्चन बना दिया है। इधर आप देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होल्ड्स बोथ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस फॉर इंडिया, एक्सप्लेन। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। तो हम इस तरह से टॉपिक लेके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। न्यूज में पहले क्यों था, देखो न्यूज में इस वजह से आया कि ये जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जो पोर्ट ब्लेयर था जो कि कैपिटल था उनका, उसको उसका नाम बदल के उन्होंने क्या रखा, श्री विजयपुर। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज में आया। तो हम इसको मल्टी डायमेंशनली कवर करते हैं। फिर अगर मेंस का क्वेश्चन आया तो हम कैसे डील करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड का हिस्ट्री क्या रहा, देखो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में। पहला पॉइंट होगा चोला डायनेस्टी के साथ में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम कवर करेंगे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, वो पॉइंट के थ्रू। और थर्ड हम इसको कवर करेंगे जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चलेगा, और इसमें हम देखेंगे कि आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो जब कब्जा करेगी आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। देखो, चोलास वर नोन फॉर देयर कॉन्क्वेस्ट एक्सपीडिशंस, वो बहुत लॉन्च करते थे और उनका मेन फोकस जो था वो था ट्रेड एंड कॉमर्स पे। ठीक है, इसी वजह से वो क्या चाहते थे, ये जो पूरा बे ऑफ बंगाल है और ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, इनके ट्रेड पे उनका कब्जा हो जाए। इसी वजह से क्या हुआ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपका फिलीपाइन आर्किपेलागो है, ये आइलैंड्स ग्रुप आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे पहले जो रूल करते थे वो थे श्री विजय। ये जो एम्पायर था उसको श्री विजय एम्पायर भी बोला जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ का जो ट्रेड है, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है ये वाला, ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का ट्रेड को श्री विजय एम्पायर कंट्रोल करता था। और क्योंकि चोलस का एम है ट्रेड एंड कॉमर्स, तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वहां पे उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बनाया, और वो मिलिट्री बेस बनाकर उन्होंने श्री विजय एम्पायर पे हमला भी किया था, उनको डिफीट भी किया, और उन्होंने ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है इसको उन्होंने कंट्रोल भी किया था। इसी वजह से आप हिस्ट्री बुक्स में पढ़ोगे कि बे ऑफ बंगाल को उनके टाइम पे बोला जाता था चोला लेक। मतलब सोचिए आप, उन्होंने इस पे कितना कंट्रोल रखा होगा। तो ये पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखें, ये चोला डायनेस्टी के साथ रिलेटेड हो गया। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं 1857। देखो आपको पता है 1857 का रिवेलियन वेरियस कॉजेस की वजह से हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको फाइनली क्या किया, सप्रेस भी कर दिया। बट वहां पे बहुत सारे लोगों को इसी रिवोल्ट के दौरान उन्होंने जेल में भी डाला। अब ये जब रिवोल्ट हो गया तो कंपनी को लगा कि हमें एक ऐसा जगह को डेवलप करना चाहिए, इतना खतरनाक हमें एक जेल बनाना चाहिए कि उसके नाम से ही लोग डर जाएं और बहुत रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि एक जेल बनाया जाए कहीं दूर समंदर के बीच में। तो उन्होंने सोचा कि एक जेल बनाते हैं जो कि फेमसली बाद में जाना गया काला पानी के नाम से, काला पानी। ठीक है, ये जेल उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया आफ्टर 1857 और ये कंप्लीट हुआ 1906 में। फिर अब आपको पता है बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको कई बार यहाँ पे काला पानी की सजा होती थी, जो कि अभी निकोबार आइलैंड में ही लोकेटेड है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट हमारा रिलेटेड है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियन नेशनल आर्मी के साथ। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ तो हम तो क्या हुआ था, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पे जापान ने कब्जा कर लिया था। और जब जापान ने कब्जा कर लिया तो आईएनए के साथ वो दोनों मिलके काम करते थे, जापान और जापानीज फोर्सेस एंड आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल आर्मी के जो लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको उन्होंने ये आइलैंड्स सौंप दिए थे। और फिर हमने क्या देखा था कि सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी ने ये जो आइलैंड्स हैं उनमें दो आइलैंड थे, एक नील आइलैंड था, एक हैवलॉक आइलैंड था। उन दोनों के नाम उन्होंने बदल के क्या कर दिया था, शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप, ये करके उन्होंने नाम चेंज कर दिया था। तो ये 3 पॉइंट्स आप हिस्टोरिकल पॉइंट्स में आप कोट कर सकते हैं। पहला है चोला डायनेस्टी का अंडमान एंड निकोबार को एज ए मिलिट्री बेस यूज करना। सेकंड पॉइंट है 1857 के बाद ब्रिटिशर्स का यहाँ पे एक जेल को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, जो कि फेमसली जाना गया काला पानी जेल के नाम से। एंड देन थर्ड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो जापानीज फोर्सेस ने ये आईएनए को सौंप दिया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और उनमें से 2 आइलैंड्स नील आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के इंडियन नेशनल आर्मी ने शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप करके उन्होंने दिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये तो हमने हिस्टोरिकल फैक्ट सब देख लिया। आगे हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकली क्या क्या फैक्ट्स हमें जानने चाहिए। पहला तो ये है कि ये जो अंडमान और निकोबार आप देख रहे हैं, ये जो बीच में जो इंडियन ओशन का जो वाटर क्रॉस करता है, ये एक डिवाइडिंग लाइन के रूप में गिना जाता है, जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, खास करके उड़ीसा सिविल सर्विस में। पहले भी आप चेक करेंगे तो ये सवाल आ चुका है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेर सेपरेटेड बाय व्हिच डिग्री चैनल, ऐसा करके फिर 4 ऑप्शन 8, 9, 10 ऐसा करके था। तो ये पहला चीज आप याद रखेंगे, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद एक टर्म आप सुनेंगे, एक नाम, इंदिरा पॉइंट। इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि हमें पता है निकोबार में है। तो ये दूसरा निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पे है आपका इंदिरा पॉइंट। तो ये दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्ट आपको याद रखना होगा। तीसरा, जो हमारे जो बे ऑफ बंगाल में जो दो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, एक है आपका बैरन आइलैंड और एक है आपका नारकोंडम आइलैंड। ये दोनों ही यहाँ पे होंगे, इसके नॉर्थ में, एक्चुअली अंडमान के नॉर्थ में तकरीबन ये जगह पे वो लोकेट होंगे, बैरन आइलैंड एंड नारकोंडम आइलैंड। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया। उसके बाद लास्ट फैक्टर ये है कि रिसेंटली, अब अगर कुछ 2-3 महीने पहले का न्यूज देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स ये मिलने के चांसेस हैं। ये साइंटिस्ट लोगों ने ये न्यूज में था, इसी वजह से उन्होंने बोला था कि यहाँ पे शायद हाइड्रोकार्बन के सोर्सेस हमें मिल सकते हैं। ओके, ये तो हो गए हमारे ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेटेजिकल इसका क्या इंपॉर्टेंस है उस पर आते हैं। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अभी तक हमने उसको क्या किया, उतना स्ट्रेटेजिकली हम यूज नहीं कर पाए। तो पहले उसका देखते हैं, फिर हम देखेंगे चैलेंजेस क्या क्या है। देखिए, ये रेड बॉक्स में जो आपको दिख रहा है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया। देखो, पहली बात तो क्या है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का स्ट्रेट है, यहां से एशिया और यूरोप के बीच में, या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसका 90% ट्रेड थ्रू मलाक्का स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट के थ्रू। ठीक है, और चांसेस क्या होता है कि ये चोक हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को डेवलप करवा सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे स्मूथली ट्रेड हो सके उसको देखने के लिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ये अंडमान निकोबार का पोजीशन ऐसा है, आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे आपका कोलंबो का पोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा चेन्नई का पोर्ट है, यहाँ पे हमारा उड़ीसा का जो पारादीप का पोर्ट है, यहाँ पे कोलकाता का पोर्ट हो गया, यहाँ पे म्यांमार में यंगून, जो कि रंगून के नाम से पहले से जाना जाता था, उसका पोर्ट है, यहाँ पे फुकेत करके एक पोर्ट है। तो आप देखिए, अगर आप यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे पोर्ट का ऑलमोस्ट सेम सेम वो है, तो डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे अगर हमने एक कार्गो शिपमेंट
फैसिलिटी डेवलप करवा दिया तो क्या होगा, हम इजीली जो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है उसको हम इजीली कर पाएंगे। सिमिलर टू मिलिट्री, हमने अगर यहाँ पे मिलिट्री बेस भी बनाया तो ये भी क्या होगा कि चाइना का जो प्रेजेंस है हम उसको इजीली काउंटर कर पाएंगे इन बे ऑफ बंगाल। हमें पता है श्रीलंका में हम्बनटोटा का जो पोर्ट है वो चाइना ने ले लिया, तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हम एक मिलिट्री बेस डेवलप कर सकते हैं। और हमने किया भी है 1962 में, हमने क्या किया, यहाँ पे एक जॉइंट मिलिट्री कमांड को एस्टेब्लिश किया। जॉइंट मिलिट्री कमांड का मतलब ये होता है कि हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी और हमारी आर्मी, ये तीनों का एक सिंगल हेडक्वार्टर बनाया गया निकोबार आइलैंड्स में, और एक ही चीफ के अंडर ये सब रखा गया ताकि हम यहाँ पे अपना हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको हम अच्छे से सिक्योर कर पाए। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस उसका हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। पहला चैलेंजेस क्या है, देखिए पहला चैलेंज क्या है, पहला चैलेंज है लैक ऑफ पॉलिटिकल अटेंशन, है ना। देखो वहां पे हम टूरिज्म डेवलप करवा सकते थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। आपको पता है कंट्रीज लाइक आपकी हो गई मालदीव्स, ये सब क्या हुआ, ये श्रीलंका, ये सब टूरिज्म के, उनका इकोनॉमी ही टूरिज्म पे बेस्ड होता है, और इंडिया से बहुत सारे लोग मालदीव्स वगैरह जाते हैं, तो उनका इकोनॉमी हमारे टूरिज्म के वजह से चलता है। तो क्या हम अंडमान और निकोबार को वो डेवलप नहीं कर सकते एज ए टूरिस्ट बेस? उसके लिए क्या चाहिए, पॉलिटिकल अटेंशन चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पे टूरिज्म फैसिलिटीज वहां पे डेवलप किया जा सके। सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड, क्योंकि वो मेनलैंड से इतना दूर है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हम चाहते हैं या फिर जिस स्पीड में हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो पाए वो हो नहीं पाता। ठीक है। थर्ड और सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है एनवायरमेंट वर्सेस इंटरेस्ट या फिर एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी। ठीक है, कि देखो वहां पे क्या होता है, आप अगर अंडमान निकोबार को देखोगे तो वहां पे पहली बात तो एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखोगे तो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और आपको पता है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट जो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वो जनरली एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, यहाँ पे 5 पीवीटीजी ट्राइब्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपको पता है पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनका पॉपुलेशन आइदर कम हो रहा है या फिर स्टैग्नेंट है, जिनका कल्चर खत्म होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर जानना चाहते हैं सेंटिनलीज एक ट्राइब है, जवार एक ट्राइब हो गया, फिर अंडमान निकोबारीज हैं, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह के जो ट्राइब्स हैं वो यहाँ पे उनका चांसेस है कि वो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा और उनके एग्जिस्टेंस पे खतरा है। तो ये हम देख रहे हैं एनवायरमेंट वर्सेस इंटरेस्ट का। और लास्ट है जो मैंने आपको अभी समझा दिया कि प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर। अब देखते हैं कि अगर हमें ये पूछता कि सजेस्ट कुछ स्टेप सजेस्ट कीजिए जहाँ से हम उसको टैकल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला तो ये पॉलिसी है इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को शायद हम अट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और खुद इंडिया भी उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है ताकि यहाँ से क्या हो सके, जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा जो रिलेशन है, मे इट बी ट्रेड और डिप्लोमेटिक, उसको हम बढ़ा सकते हैं। टूरिज्म के बारे में हमने बात किया था कार्गो के बारे में, तो वहाँ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गैल्थिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए वहाँ पे, क्योंकि वो हम अभी बात कर रहे थे कि मेनलैंड से बहुत दूर है, तो सबमरीन के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर जाता है जो क्या करता है कि इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, उसको हम वहाँ पे समंदर के नीचे हम बिछा सकते हैं ताकि इंटरनेट वहाँ पे अवेलेबल हो सके। फिर हम दूसरे कंट्री, छोटे छोटे कंट्रीज से, जैसे श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब कंट्रीज से हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। और लास्ट है वहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज को हमें बढ़ाना चाहिए ताकि जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है जैसे कि मरीन हीट वेव्स या फिर मराइन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करना, इस तरह की चीजों पे और ज्यादा हम रिसर्च और एनालिसिस कर सकें जिससे एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन हो सके। आई होप आपको ये जो टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन हमने लिया था इसके बारे में आपको सारे एंगल से आपको नॉलेज मिला होगा।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन को लिखने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।